हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में सेकंड चैप्टर है हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और इसकी पहली डीपीपी आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट डीपीपी। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ द बीम इज सपोर्टेड सो दैट देयर आर ओनली 3 अननोन रिएक्टिव एलिमेंट्स एट द सपोर्ट्स। तो अगर बीम इस तरह से सपोर्टेड है तो सपोर्ट कंडीशंस होंगी, जो भी सपोर्ट कंडीशन हो, लेकिन यहां पर जो अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स है ना, वो सिर्फ 3 है। ठीक है। दीज कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स की कौन सी फंडामेंटल इक्वेशंस, बेसिक इक्वेशंस को यूज करके इन 3 अननोन्स को सॉल्व किया जा सकता है? तो वो है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी समेशन एच इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारी की सारी फोर्सेस का समेशन 0 हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में सारी की सारी फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए, और समेशन ऑफ मोमेंट भी 0 होना चाहिए। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, तभी तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक जगह पर रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस 0, तभी तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्टेबल रहेगी। और मोमेंट 0, तभी तो ये रोटेशन में रुकी रहेगी, है ना। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर 0 नहीं हुई तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में ये चलना चालू कर देगी। सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर रिजल्टेंट फोर्स आ रही है 0.00001 न्यूटन भी, तब भी ना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली 0 होना चाहिए इन 3 कंडीशंस में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारी की सारी फोर्सेस का समेशन 0, वर्टिकल डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का समेशन 0, और सारे के सारे मोमेंट्स का समेशन 0, ताकि रोटेशन ना हो। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the given sketch shows a beam of supported length L and overhang 0.1 L। तो यहां पर बीम है जो सपोर्टेड लेंथ है, सपोर्ट्स के बीच में जो लेंथ है वो है L, और जो ओवरहैंग पोर्शन है इतना है ये 0.1 L, कैरिंग अ कंसंट्रेटेड लोड W एट द एंड ऑफ द ओवरहैंग। तो ओवरहैंग के एंड पर एक कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट कर रहा है यहां पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स वुड रिप्रेजेंट द करेक्ट शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम। तो जो ऑप्शंस हैं वो अगले पेज पर हैं, लेकिन ऑप्शंस को देखे बिना ही हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, हम इसका एनालिसिस निकालने की कोशिश करते हैं, आंसर क्या होगा इसका। तो देखो, सबसे पहली बात, यहां पर शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम लेट अस सी कैसा होगा, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब लोड W यहां पर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर यहाँ पर हम सेक्शन देखें तो इससे समझ में आएगा कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इसको रेफरेंस लाइन से हम नीचे ड्रॉ कर देते हैं। तो एक मिनट, रेफरेंस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अलग टाइप की बना देते हैं। रेफरेंस लाइन इस कलर से बना देते हैं, थिकनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, ये रही रेफरेंस लाइन। ठीक, अब यहां पर ये नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब यहां से यहां के बीच में तो कोई लोडिंग है नहीं, तो एक बार यहां से इस W ने नेगेटिव शियर फोर्स दे दिया, तो शियर फोर्स यहां से यहां तक के लिए कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अब जरा ये सोच के देखो कि अगर लोड W यहां पर एक्ट कर रहा है और ये बीम स्टेबल है, अपनी जगह पर स्टेबल है, ठीक है ना, और यहां पर एक हिंज सपोर्ट है, तो अगर लोड यहां पर एक्ट करेगा तो इस तरफ से ये ऊपर उठने की कोशिश कर रही होगी ना बीम। यहां पर हिंज है, हिंज पर क्या होता है, फ्री टू रोटेट होता है, यानी ये बीम इसके अबाउट रोटेट हो सकती है, फ्री है ना, रोटेशन के लिए। मतलब ये वाला सपोर्ट इसको रोटेशन में नहीं रोकेगा। जब ये सपोर्ट रोटेशन में नहीं रोकेगा, इस लोड की वजह से क्या होगा, इसकी रोटेशन की टेंडेंसी आएगी। पर ये रोटेट क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि ये वाली यहां पर सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट इसको उठने नहीं देगा, इसका रोटेशन को रोकेगा। अब जब ये वाला सपोर्ट इसके रोटेशन को रोक रहा है ना, इसको उठने नहीं दे रहा, तब आप ये सोचो कि ये वाली जो रिएक्शन है ये नीचे लग रही होगी कि ऊपर लग रही होगी। ये वाली रिएक्शन लग रही होगी नीचे। ठीक है ना। अब ये वाली रिएक्शन नीचे लग रही है, हालांकि सपोर्ट दिखाया तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ये रिएक्शन नीचे की तरफ प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है। अब ये रिएक्शन नीचे की तरफ प्रोवाइड कर रहा है, तो अब कोई भी वैल्यू होगी रिएक्शन की, जो भी वैल्यू होगी रिएक्शन की, ये नीचे की तरफ लग रही होगी। ठीक है। यहां पर शेयर लेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज देने की कोशिश कर रहा होगा रोटेशन, है ना, इतने पार्ट को क्लॉकवाइज,
है ना, घड़ी के कांटों के हिसाब से, जिस डायरेक्शन में घड़ी के कांटे घूमते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक शियर फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू हो, वैसे तो कैलकुलेशन से वो भी निकाल सकते हैं, पर जो भी वैल्यू हो, ये शियर फोर्स यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर शियर फोर्स डायग्राम बन गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया शियर फोर्स डायग्राम। तो यहाँ पर होगा नेगेटिव, यहाँ पर होगा नेगेटिव, और यहाँ पर होगा पॉजिटिव। नेगेटिव की तो वैल्यू पता है, ये जो लोड था ये डब्ल्यू था, है ना। अब हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अबाउट मोमेंट जीरो होना चाहिए, इस लोड की वजह से और इस रिएक्शन की वजह से। तो इस रिएक्शन को आर मान लेते हैं। तो डब्ल्यू की वजह से यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू 0.1 एल। ठीक है, W इंटू 0.1 एल, इतना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर जनरेट हो गया। अब इस रिएक्शन की वजह से जो नीचे की तरफ लग रही है, ये इसके बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा, और ये R इंटू एल हो जाएगा, इज इक्वल टू R इंटू एल। तो R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 W, R हो जाएगा 0.1 W नीचे की डायरेक्शन में, ये R। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 0.1 W, ये आ जाएगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम, है ना। अब देख लेते हैं कौन सा वाला है, ये W हो गया और ये 0.1 W हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द शियर फोर्स ऑन अ बीम, किसी बीम के ऊपर शियर फोर्स कॉजेज लीनियर ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, लीनियर, लीनियर है ना, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। देखो लीनियर एक चीज होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक होती है रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कौन कराएगा, मोमेंट कराएगा। ठीक है, मोमेंट कराएगा रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, शियर कराएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना। स्ट्रेट लाइन में मूव करने को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो लीनियर, लीनियर का मतलब समझ गए। ट्रांसवर्स, बीम की लेंथ ये रही, बीम की लेंथ ये रही, लेंथ के अलोंग वाली डायरेक्शन हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, ट्रांसवर्स क्या हो जाएगी, इस बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो बीम इस तरह से थी, है ना, और बीम के शियर क्या करता है, शियर इन दोनों सेक्शंस को, क्रॉस सेक्शंस को आपस में स्लिप या स्लाइडिंग की टेंडेंसी देगा, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो एक्सियल डायरेक्शन में हो जाएगी, बीम की लेंथ की डायरेक्शन में है या बीम की ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। तो बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, लेंथ की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा। तो करेक्ट आंसर तो ए हो गया, है ना, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए, सेपरेशन ऑफ फाइबर्स किसकी वजह से होगा, टेंसाइल फोर्स। जब टेंशन लगेगी, खिंचाव आएगा, तभी तो फाइबर्स एक दूसरे से ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। कॉजेज रप्चर इन द बीम सेक्शन, रप्चर कब होता है, रप्चर होता है जब बेंडिंग मोमेंट लग रहा होता है ना। हाँ, रप्चर मतलब एक तरह से जब हम स्टील के ऊपर ना टेंसाइल फोर्स लगाते हैं ना, है ना, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तब ये टूट जाती है ना, तो उसको रप्चर कहते हैं। ब्रेकिंग, रप्चर, स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, रप्चर स्ट्रेस, फ्रैक्चर स्ट्रेस। ठीक है, वो तो शियर की वजह से रप्चर नहीं होता, वरना रोटेशन होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A diagram which shows the variations of the axial load for all the sections of the span of the beam। देखो, शियर फोर्स डायग्राम होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेंबर के अंदर हर लोकेशन पर, जैसे ये मेंबर है, इस मेंबर के अंदर हर लोकेशन पर कितनी कितनी शियर फोर्स आ रही है ना, यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है, वो डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो शियर फोर्स डायग्राम। ऐसे ही इस मेंबर के अंदर बेंडिंग मोमेंट हर एक लोकेशन पर कितना कितना बेंडिंग मोमेंट है, वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज को, हर पॉइंट पर जितनी जितनी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को अगर हमने डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, वो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ऐसे ही लेंथ के अलोंग ना हो सकता है कि एक्सियल थ्रस्ट भी चेंज हो रही हो, जैसे एक्सियल थ्रस्ट या एक्सियल फोर्स एक ही बात है ना। तो यहां से कुछ फोर्स लगी, यहां से कुछ फोर्स लगी, यहां से कुछ फोर्स लगी, यहां पर कुछ फोर्स लगी, तो ऐसे क्या होगा कि एक्सियल फोर्स अलग अलग लोकेशन पे चेंज होती जा रही है ना। तो इसको डायग्राम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। ठीक है ना, तो एक्सियल लोड या एक्सियल फोर्स के वेरिएशन को जो शो करता है वो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम होता है, या फिर सिंपली हम उसको थ्रस्ट डायग्राम भी बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना,
तो शियर फोर्सेस के वेरिएशन को जो शो करता है वो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन को जो शो करता है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक्सियल फोर्सेस के वेरिएशन को जो शो करता है वो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, और टॉर्जनल मोमेंट के वेरिएशन को जो शो करता है टॉर्जनल मोमेंट डायग्राम। ठीक है ना। तो जो सेकंड चैप्टर है शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एसएफडी बीएमडी, उसमें बस शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स को देखेंगे, बाकी टॉर्जनल मोमेंट डायग्राम हम टॉर्जन में देखेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइंड प्राइमरीली टू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड। तो बीम को जनरली हम किस तरह के लोड के लिए डिजाइन करते हैं, तो बीम के ऊपर आते हैं ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड की वजह से क्या होता है, जनरेट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है ना। तो बेंडिंग मोमेंट को जनरली रेजिस्ट करता है बीम। तो बीम जनरली डिजाइन किया जाता है बेंडिंग मोमेंट के को रेजिस्ट करने के लिए, है ना। मेन होता है बेंडिंग मोमेंट बीम के लिए। जब आप डिफ्लेक्शंस वगैरह भी कैलकुलेट करोगे ना, जब हम बाद में चैप्टर पे आएंगे डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर पे, तो डिफ्लेक्शंस वाले चैप्टर में भी आप देखोगे कि सारे के सारे जो डिफ्लेक्शन लिए जा रहे हैं वो सिर्फ बेंडिंग की वजह से लिए जा रहे हैं। ठीक है। शियर की वजह से डिफ्लेक्शंस बहुत ही कम आते हैं। शियर आता है मेनली हमारा डीप बीम्स के अंदर। तो डीप बीम वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए शियर को डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो नॉर्मल हमारी बीम्स होती हैं दे आर मेड फॉर बेंडिंग। ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम शोन इन द बिलो फिगर इज। तो इस वाले फिगर के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन जरूरी है। तो चाहे यहाँ ये वाली सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लें, चाहे ये वाली सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लें, दोनों में से एक सपोर्ट रिएक्शन जरूरी है ना। फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ से ड्रॉ करना आसान पड़ेगा, तो यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट अस से दिस आर बी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आर बी की जो भी वैल्यू आ गई, ठीक है, मान लो हमने कैलकुलेट कर लिया, आर बी की कुछ वैल्यू आ गई। अब इस आर बी की वैल्यू के हिसाब से जो बेंडिंग मोमेंट वेरी करेगा, यहाँ पर मान लो एक्स डिस्टेंस पर हम बेंडिंग मोमेंट ले लें। ठीक है ना। तो इस सेक्शन पर एम एक्स पर बेंडिंग मोमेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, आर बी इंटू एक्स। तो जो एम एक्स है बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन एक्स, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स की पावर 1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब ये x की पावर 1 के प्रोपोर्शनल हो गया, जब x इक्वल टू 0 है तब ये 0 है, और जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे x की पावर 1 है, यानी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बढ़ता जाएगा, लीनियरली बढ़ता जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आके मैक्सिमम होगा और फिर यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। मतलब इसकी लेंथ और बढ़ा दी जाए ऐसे। ठीक है। सो दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आप बताओ कि कैसा डायग्राम है ये है ट्राइंगल। ठीक है ना। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये लोड रख दिया इसके ऊपर। दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये होगा, तो इट विल बी अ ट्राइंगल। ट्राइंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको देखने को मिलेगा। वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगी ना, दैट विल बी इक्वल टू, मान लो ये बेंडिंग मोमेंट m था, है ना, तो आर बी हो जाएगा m बाय एल। m बाय एल आ गया, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर वैल्यू m हो जाएगी। ठीक है। दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी m। कैसे आई ये m, आर बी की जगह m रखो, आर बी की जगह m बाय एल रखो। ठीक है। आर बी की जगह m बाय एल रख दिया, x की जगह हमने रख दिया टोटल लेंथ, है ना, ये आ जाएगा m यहाँ पर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 5 मीटर। तो हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसकी लेंथ है 5 मीटर। तो सिंपली सपोर्टेड बीम को हम ड्रॉ कर देते हैं। लेट अस ड्रॉ दिस सिंपली सपोर्टेड बीम। लेट अस ड्रॉ दिस सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है। इसकी लेंथ है 5 मीटर। चलिए अब क्या करना है, A unit moment in kilonewton meter is applied at both ends in the opposite direction. यूनिट मोमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मोमेंट जिसकी वैल्यू है 1 किलो न्यूटन मीटर या 1 यूनिट। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट, है ना। यहाँ पर भी मोमेंट लगा दिया 1 यूनिट, लेकिन ये इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये अगर क्लॉकवाइज लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर। तो इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू रहेगी 1 यूनिट रहेगी।
है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव इस केस में, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, इसको सैग कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का जो इफेक्ट आ रहा है वो सैगिंग इफेक्ट आ रहा है, सैगिंग हो जाएगा पॉजिटिव, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा पूरा रेक्टेंगुलर, कांस्टेंट हो जाएगा पूरी बीम के ऊपर, और मिड पे निकालो चाहे कहीं भी निकाल लो वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट ओनली, तो 1 किलो न्यूटन मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ बेंडिंग मोमेंट में बी डिफाइंड एज, बेंडिंग मोमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अर्थमेटिक सम ऑफ moments of all the forces on either side of the section, arithmetic sum of the forces on either side of the section। देखो यहां पर क्या है, अर्थमेटिक सम ऑफ फोर्सेस, तो फोर्सेस का तो सम नहीं होता ना बेंडिंग मोमेंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। देखो अर्थमेटिक सम में क्या होता है, अर्थमेटिक सम में चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सबको ऐड करते हुए सीधे चले जाते हैं। एल्जेब्रिक सम में क्या होता है, एल्जेब्रिक सम में ना प्लस है तो पॉजिटिव लेंगे, माइनस है तो नेगेटिव लेंगे, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है ना, तो एल्जेब्रिक सम लिया जाएगा यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एल्जेब्रिक सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ ओवरऑल लेंथ एल, तो हमारे पास एक बीम है जिसकी ओवरऑल लेंथ, पूरी की पूरी लेंथ जो टोटल लेंथ है वो एल गिवन है, तो अ बीम ऑफ ओवरऑल लेंथ एल मतलब कि ये वाली लेंथ टोटल लेंथ एल हो जाएगी, एल लेंथ विद इक्वल ओवरहैंग्स, तो दोनों तरफ बराबर बराबर के ओवरहैंग है इस बीम के ऊपर, तो यहाँ पर तो ये जो दोनों ओवरहैंग होंगे ना ये बराबर बराबर हैं, इनको मान लेते हैं ये ए है और ये भी ए है, तो दोनों बराबर बराबर के ओवरहैंग होंगे ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर लेंथ, तो पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैरी कर रहा है, सो ओवर द एंटायर लेंथ इट इज कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये रहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। अब आगे, to have numerically equal bending moments at the center of the beam and its supports, the distance between the support should be, मतलब कि जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर सपोर्ट पे आ रहा होगा और जो बेंडिंग मोमेंट एकदम मिड पॉइंट पर आ रहा होगा, ये दोनों बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इन दोनों बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को बराबर रखने के लिए सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ना एक्चुअली सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत लंबा है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस की ना वैल्यूज याद कर लेनी चाहिए, यू शुड रिमेंबर द वैल्यूज, और एग्जाम में जो आए उसको टिक कर दो, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो 15-20 मिनट जाएंगे, 15-20 मिनट का किसी भी एग्जाम में हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं रहता, पर इसके लिए ना मैं आपको बता देता हूं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कैसा। जब आप यहाँ से और इधर से देखोगे तो इतना हिस्सा कैंटिलीवर की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर जो बीम है इस पार्ट में किस तरह का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ये बीम को इस तरह से नीचे ले जा रहा है, मतलब बीम को ऐसे रुलाने की कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेगिंग बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर आ जाएगा सेगिंग बेंडिंग मोमेंट, और क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से थ्रू आउट पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव इस तरह से पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और सिमेट्रिकल इस तरह से भी बन जाएगा पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ से, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर आपको सॉल्व करना है ना तो कम से कम आधा घंटा निकाल के बैठना सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, उन दोनों को बराबर कर देना, तो उससे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू ना याद कर लेनी है आपको, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.207 एल। जब ए की वैल्यू 0.207 एल हो जाएगी तब क्या होगा कि यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट है और यहाँ का बेंडिंग मोमेंट, ये दोनों बेंडिंग मोमेंट बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट शुड बी, सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, तो यानी हमको ये वाली डिस्टेंस पूछा गया है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है बी, तो हमको बी पूछा गया है, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा एल माइनस 2a, एल स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है तो एल माइनस 2a, ये हो जाएगा बी। तो एल की वैल्यू कितनी है, एल की तो एल ही रहेगी माइनस 2a, 2 इंटू 0.207 एल, ठीक है। तो L माइनस 2 टाइम्स 0.207 L, ये हो जाएगा L माइनस 0.414 L, और ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 6, 8 में से सॉरी 9 में से गया 8, और ये
0.486 0.586 0.586 L, हाँ ये आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 0.586 L। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ना वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया हुआ है, ये गेट में भी आया हुआ है, और ये स्टेट सर्विसेज में भी आ जाता है। लेकिन आपको ना क्या करना है, ये ए की वैल्यू, ओवरहैंग की वैल्यू याद कर लो। ओवरहैंग की अगर वैल्यू पूछी होती तो 0.207 L सही आंसर हो जाता। अब यहाँ से सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है तो 0.586 L करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है, उसके अंदर मैक्सिमम शियर फोर्स पूछी है, हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन एंटायर स्पैन विल बी एट। तो हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर किस तरह की लोडिंग लग रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन एंटायर स्पैन, पूरे के पूरे बीम के ऊपर, पूरे स्पैन के ऊपर, ऑन एंटायर स्पैन हमारे पास यूडीएल एक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, देखो यहाँ पर जो सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगी, सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगी WL/2, अगर हम इस स्पैन को L मान लेते हैं, और ये वाला सपोर्ट भी WL/2 हो जाएगा। टोटल लोड कितना है, टोटल लोड है WL, और क्योंकि ये पूरी सिमेट्रिकल है तो आधा लोड ये रेजिस्ट करेगी, आधा लोड ये रेजिस्ट करेगा सपोर्ट, ठीक है ना। तो टोटल WL को आधा आधा इन्होंने रेजिस्ट कर दिया, तो WL/2 आ गया, ठीक। अब अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, जब यहाँ से चलना शुरू किए तो यहाँ पर देखा कि WL/2 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ हमारा शियर फोर्स डायग्राम चला जाएगा, तो इसको ऊपर की तरफ पहुँचा देंगे। कितना पहुँचाएंगे, WL/2 के बराबर। तो जब लोड ऊपर की तरफ लग रहा है, लेफ्ट साइड से चलते जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से चलते जा रहे हैं, जब लोड ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ चला गया। फिर धीरे 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 क्या होगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि ये यूडीएल ना स्लोली 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 इसको डाउनवर्ड पहुंचा रहा है, और यहाँ तक आते आते डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, देखो टोटल लोड था WL, तो WL ही नीचे जाएगा। तो ऊपर WL/2 था, तो नीचे जाते जाते स्ट्रेट लाइन ऐसे पहुँचते पहुँचते WL/2 तक पहुँच जाएगा, यहाँ पर -WL/2 है, और फिर ये सपोर्ट क्या करेगा, WL/2 वापस से 0 पर पहुँचा देगा। तो इस तरह का शियर फोर्स डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक। तो ये तो आप क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम। अब पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स कहाँ पर होगी, किस जगह पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको इस वाले सपोर्ट पर भी देखने को मिल रही है और इस वाले सपोर्ट पर भी देखने को मिल रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स कहाँ होगा, सपोर्ट्स पर, एट दी सपोर्ट्स, ठीक। चलिए डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेज। हमारे पास एक बीम है, बीम पर शियर फोर्स पूछा है किसी भी सेक्शन पर, ठीक है ना। शियर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम के किसी भी सेक्शन पर जो शियर फोर्स होगा वो एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस के बराबर होगा, ठीक है। ये बात तो सही है, लेकिन वो जो फोर्सेस हैं परपेंडिकुलर टू द प्लान ऑफ द बीम, तो बीम का जो प्लान है, प्लान से परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, इस तरह से नहीं, इस तरह की फोर्सेस तो नहीं होंगी बीम के ऊपर। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बीम, तो बीम की एक्सिस कहाँ पर है, बीम की एक्सिस है ऐसे, ये रही बीम की एक्सिस। तो क्या बीम की एक्सिस से पैरेलल लोड्स होंगे, जो बीम की एक्सिस से पैरेलल लोड्स लग रहे होंगे उनकी वजह से शियर फोर्स आता है क्या, नहीं, इन वाले लोड्स की वजह से भी शियर फोर्स नहीं आएगा। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बीम, तो बीम की ये रही एक्सिस, और बीम की एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लोड्स होंगे ऐसे, ये ट्रांसफर सेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं की वजह से आएगा शियर फोर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A rectangular log of wood is floating in water with a load of 100 Newton. Rectangular log of wood, तो rectangular log of wood का मतलब है कि उसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है, और ये लकड़ी का तख्ता टाइप का है, लकड़ी का लॉग है, ये पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। और पानी कैसे है, पानी यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। और ये लकड़ी का जो तख्ता है, लकड़ी का क्या कहेंगे, इसको खंबा कहेंगे, जो भी कहेंगे, ये पानी के ऊपर तैर रहा है ना। पूछा है द मैक्सिमम इज फ्लोटिंग इन द वाटर विद अ लोड ऑफ 100 न्यूटन एट इट्स सेंटर। तो 100 न्यूटन का लोड इसके बीचों बीच में भी लग रहा है ऐसे,
100 न्यूटन का लोड इसके बीचों बीच लग रहा है ऐसे, ठीक है ना। जब 100 न्यूटन का लोड इस तरह से लग रहा है तो मैक्सिमम शियर फोर्स इसके अंदर कितनी होगी, कहाँ पर आएगी मैक्सिमम शियर फोर्स। तो यहाँ पर ना ये जो लकड़ी है, लकड़ी का जो सेल्फ वेट है ना, सेल्फ वेट को इग्नोर करेंगे क्योंकि दिया ही नहीं हुआ सेल्फ वेट कितना है। तो खुद का जो वजन है ना उसको इग्नोर करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब इसके सेल्फ वेट को इग्नोर करके कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद ये सोचो, हम ना इस लकड़ी को ना इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये लेंथ में लंबी है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन छोटा होगा। जो लकड़ी का इस तरह का खंबा टाइप का रहता है तो वो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ये पानी के ऊपर तैर रहा है तो पानी के ऊपर तैरने की वजह से पता है क्या होगा कि पानी थ्रू आउट बराबर बराबर इक्वल फोर्स लगा रहा है नीचे से, है ना। पानी बायोएंट फोर्स लगाएगा तो बायोएंसी, फोर्स ऑफ बायोएंसी ना नीचे से ऐसे पूरे में थ्रू आउट इस तरह से लग रही है। तो ये जो पानी की फोर्स लग रही होगी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से लग रही होगी ऊपर की तरफ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और ऊपर से लोड कितना आ रहा है, ऊपर से जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है वो 100 न्यूटन का आ रहा है इसके बीचों बीच में, ठीक है ना। तो ये वाली लेंथ ले लेते हैं L/2 और ये वाली लेंथ ले लेते हैं L/2। अब आप ये बताओ कि इसको वुड लकड़ी के तख्ते को पानी में तैराए रखने के लिए पानी ने टोटल फोर्स कितनी लगाई होगी नीचे से, पानी ने टोटल फोर्स कितनी लगाई होगी। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि सर ये यूडीएल कैसे मान सकते हैं। आपने देखी होगी नाव तैरती हुई पानी में, है ना, नाव इस तरह से तैर रही है तो पानी का जो वजन है, पानी का जो रेजिस्टेंस है ना नाव के ऊपर, वो क्या इस पॉइंट पर लग रहा होता है या फिर सिर्फ इस पॉइंट पर लग रहा होता है या फिर सिर्फ इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर तो नहीं लगता ना। पानी का जो रेजिस्टेंस होता है ना, अगर पानी नहीं होता तो नाव नीचे चली जाएगी, पानी ही इसको इस तरह से बीच में रखे रही है। तो पानी का जो रेजिस्टेंस होगा ना, पानी जो इस लोड को, नाव के ऊपर के लोड को रेजिस्ट कर रहा होगा, ये थ्रू आउट रेजिस्ट कर रहा होगा, यहाँ 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 हर तरफ पूरे में, ठीक है ना, इस तरह से रेजिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी इस तरह से यूडीएल लग रहा होगा, पानी जो दे रहा है वो यूडीएल दे रहा है, ठीक। अब पानी ने कितना यूडीएल लगा दिया होगा नीचे से, पानी ने कितना रेजिस्टेंस लगा दिया होगा, जितना ऊपर से आ रहा था, तभी ये बीचों बीच में रुका हुआ है। तो ऊपर से 100 न्यूटन का फोर्स आ रहा है और नीचे से 100 न्यूटन का फोर्स है टोटल, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसका ना शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले ये भी देख लें। मैक्सिमम शियर फोर्स पूछा है, मैक्सिमम शियर फोर्स पूछा है, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा समझते हैं। तो यहाँ पर हम शियर फोर्स डायग्राम बना देते हैं, ये रेफरेंस लाइन ले देते हैं। जब यहाँ से यूडीएल लग रहा है तो यूडीएल की वजह से जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, लीनियर बनता है, ट्राइंगुलर बनता है, ठीक है ना। और ये वाला जो होगा ये पॉजिटिव दे रहा होगा, ये वाला जो होगा ये पॉजिटिव दे रहा होगा। तो यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से पॉजिटिव जा रहा होगा और लीनियर कहाँ तक जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब इतना पानी और इतना पानी दोनों मिला के 100 न्यूटन का लोड दे रहे हैं। तो इतना पानी इतने हिस्से पे, आधे हिस्से पे पानी कितना दे रहा होगा, 50 न्यूटन का लोड दे रहा होगा। तो यहाँ से जो टोटल फोर्स जुड़ते जुड़ते आएगी यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन हो जाएगी, ये आ जाएगी 50 न्यूटन यहाँ तक, ठीक है ना। फिर ये 100 न्यूटन नीचे, तो 100 न्यूटन जब आएगा ना तो अचानक से ड्रॉप हो जाएगा, सडन ड्रॉप हो जाएगा शियर फोर्स में। तो और ये ड्रॉप कितने का होगा, ये भी ड्रॉप भी 100 का होगा। तो 50 यहाँ पर हो गया, 50 यहाँ पर हो गया, टोटल ड्रॉप हो गया 100 का। तो पॉजिटिव 50 से इसने पहुंचा दिया -50 न्यूटन पर। और फिर से ये पानी जो होगा ये ऊपर की तरफ है ना, तो ये क्या करेगा, फिर से इसको यहाँ से 0 तक ले जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले वुडन लॉक के अंदर जो मैक्सिमम शियर फोर्स आ रही है, सबसे ज़्यादा जो शियर फोर्स की वैल्यू है ये 50 न्यूटन है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 50 न्यूटन की शियर फोर्स आ रही है। तो 50 न्यूटन एट दी सेंटर विल बी द करेक्ट आंसर। सेंटर पे 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग क्या होता है, फाइबर्स डू नॉट अंडरगो स्ट्रेन, फाइबर्स में स्ट्रेन नहीं आता, है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस में स्ट्रेन नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ बीम ऑफ लेंथ L इज पिन्ड एट बोथ एंड्स। तो हमारे पास बीम है लेंथ L, ये दोनों एंड्स पर इसको पिन कर रखा है, पिन्ड एट बोथ एंड्स,
एंड सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड बेंडिंग कपल ऑफ मोमेंट m एट इट्स सेंटर। देखो, तो हमारे पास देखो बीम है l लेंथ की, तो ये लेंथ जो है बीम की ये l है, बीम की लेंथ l एट बोथ एंड सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड बेंडिंग कपल ऑफ m एट इट्स सेंटर। तो यहाँ पर बीच में कपल मोमेंट m लगा दिया एकदम बीचों बीच में, ये वाला डिस्टेंस l/2 हो गया, ये वाला डिस्टेंस भी l/2 हो गया। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज, तो इस वाली बीम के अंदर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? तो देखो, इसकी वजह से सपोर्ट रिएक्शन अगर कैलकुलेट करें ना, तो ये आ जाती है +m/l और ये आ जाती है -m/l। ये +m/l और -m/l कैसे आ गई है ये भी समझ लेते हैं। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। अगर आपको रिएक्शन निकालनी है, मान लो RB, ठीक है, RA, तो RB निकालना है। RB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 कर देंगे। तो A के अबाउट सारे के सारे मोमेंट्स का समेशन 0 कर देंगे। A के अबाउट मोमेंट किस किस की वजह से आ रहा है? एक तो इस RB की वजह से आ रहा है और इस M की वजह से आ रहा है। इन दोनों की वजह से जो मोमेंट आ रहा होगा वो A के अबाउट ले लेंगे और A के अबाउट उन सारे मोमेंट्स को जोड़ के 0 कर देंगे। तो RB की वजह से मोमेंट कितना आ रहा होगा? RB की वजह से मोमेंट आ रहा होगा RB इंटू व्हाट इज दिस डिस्टेंस L, और ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज माइनस ले लेते हैं, तो -RB इंटू लेंथ L, ठीक है ना, -RB इंटू L प्लस M की वजह से मोमेंट कितना आ रहा है? M तो खुद ही मोमेंट है, तो वो सीधा का सीधा ऐड हो जाएगा। तो M की जो वैल्यू है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब RB की वजह से एंटी क्लॉकवाइज था, वो नेगेटिव लिया था, तो M की वजह से क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये पॉजिटिव लेंगे। इसको ले लिया हमने +M। सारे के सारे मोमेंट ऐड हो गए, सबका समेशन किया, 0 कर दिया। RB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है? RB की वैल्यू आ गई है m/l। RB की वैल्यू आ गई +m/l। अब अगर आपको RA कैलकुलेट करना है, RA कैलकुलेट करने के लिए या तो B के अबाउट मोमेंट 0 कर दो या फिर समेशन Fy इक्वल टू 0 कर दो। अगर समेशन Fy इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? RA + RB इक्वल टू 0, RA + RB इक्वल टू 0। RB की वैल्यू +m/l, RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? RA की वैल्यू आ जाएगी -m/l। तो ये हमने समझ लिया कि RA और RB की वैल्यू +m/l और -m/l कैसे आती है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है? द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। वैसे तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना धीरे धीरे, कई बार ये क्वेश्चंस कर लोगे तो थोड़े टाइम के बाद आप अपने आप ही देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करोगे, पर अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है, तो इसीलिए बेसिक से सारी चीजें समझाते चल रहे हैं। अब देखो, मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, एक बार इधर से निकाल लेते हैं, एक बार इधर से निकाल लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन में कोई लोड नहीं लग रहा, तो जिस पोर्शन में कोई लोड नहीं लग रहा होता है वहां पर जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो ट्राइंगुलर आता है, लीनियर वेरिएशन आता है, ठीक है। तो RB यहाँ पर कितना है? +m/l। RB की वजह से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इस तरफ से देखेंगे तो आपको लीनियर वेरिएशन दिखाई देगा, लीनियर वेरिएशन, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन आएगा इस तरह से, ठीक है ना। अब RB की वैल्यू है +m/l, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी ना वो क्या आ जाएगी? RB इंटू ये वाला डिस्टेंस, RB का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? L/2। यहाँ तक आधी बीम हुई है, तो m/l इंटू L/2 क्या हो जाएगा? m/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m/2, ठीक है ना। यहाँ से देखें तो ये है नेगेटिव, अगर ये है नेगेटिव तो आएगा तो इसी तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेकिन आएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू -m/2, -m/2, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक सडन चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सडन चेंज कितना होगा? m से सीधे m/2 से सीधे -m/2, तो ये टोटल चेंज कितने का है? ये m का चेंज है। तो यहाँ पर जब कंसंट्रेटेड मोमेंट m लग रहा है ना, इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में या तो अचानक से ड्रॉप देखने को मिलेगा या अचानक से जंप देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर भी कंसंट्रेटेड मोमेंट होगा वहाँ पर इस तरह से आएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है? m/2। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज m/2। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। टू आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम्स ऑफ स्पैन L आर सब्जेक्टेड टू इक्वल लोड W। दो हमारे पास बीम्स हैं आइडेंटिकल,
एक जैसी ही बीम है, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी बीम, एक जैसी दो सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, और उनके ऊपर लोड कितना लग रहा है, डब्ल्यू लोड लग रहा है। तो दो बीम्स हम बना देते हैं, तो एक बीम यहाँ पर, एक बीम यहाँ पर, एक जैसी बीम है और दोनों सिंपली सपोर्टेड बीम है, बोथ आर सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो ये जो दोनों सिंपली सपोर्टेड बीम है इनके ऊपर लोड भी बराबर लग रहा है डब्ल्यू का। वन बीम इज कैरिंग द लोड डब्ल्यू एट इट सेंटर एज कंसंट्रेटेड लोड, यानी एक बीम के ऊपर ये जो लोड डब्ल्यू लग रहा है वो एकदम बीचों बीच में लग रहा है कंसंट्रेटेड लोड की तरह, कंसंट्रेटेड लोड, पॉइंट लोड की तरह, इस तरह से लग रहा है। और दूसरी बीम पे अदर वन इज कैरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल ओवर द एंटायर स्पैन, इसी लोड को यूडीएल की तरह बिछा के लगा दिया है ना। तो पहले सेम लोड था, एकदम कंसंट्रेट करके छोटी सी जगह पर लगाया था, बाद में उसी लोड को पूरी बीम के ऊपर बिछा के लगा दिया, ऐसे करके लोड दोनों के ऊपर बराबर बराबर है, ये वाला लोड और ये वाला लोड बराबर है, ठीक है ना। अब जब इस लोड को पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर बिछा देंगे तो लोडिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी W डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द बीम, है ना, W डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द बीम, ये इंटेंसिटी हो जाएगी लोडिंग की। अब पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ देयर मिड स्पैन बेंडिंग मोमेंट विल बी, तो बीम ए के लिए मिड स्पैन पर एकदम बीचों बीच पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाता है, WL/4, ठीक है। और ये वाली बीम के लिए मिड स्पैन पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाता है, WL²/8। नाउ W की जगह हमको क्या लिखना है, W की जगह हमको लिखना है W/L, कैपिटल W/L। तो कैपिटल W/L लोडिंग इंटेंसिटी कैपिटल W/L के ही बराबर है, तो W/L इंटू L²/8, ये हो जाएगा WL/8, WL/8। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आया था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिड पॉइंट पर, ये WL/4 आया था और यहाँ पर WL/8 आ गया। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का रेशियो क्या है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय बेंडिंग मोमेंट ऑफ B, दिस विल बी इक्वल टू 2, 2 के बराबर आ जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज सपोर्टेड विद इक्वल ओवरहैंग्स, तो यहाँ पर भी सिमेट्रिकल बीम दे रखी है और इक्वल ओवरहैंग दिए हैं, ये वाला ओवरहैंग ये वाला ओवरहैंग दोनों बराबर हैं, सिमेट्रिकल हो गई। द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन विल बी 0 इफ A/B इज, अब देखो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होने के लिए A और B का रेशियो कितना होना चाहिए, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, इसका जो अप्रोक्सीमेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो किस तरह का होगा, एक मिनट। तो इसका अप्रोक्सीमेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाते हैं, लेट अस ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, क्योंकि ये यूडीएल है और पूरी की पूरी बीम कैसी है, बीम है ओवरहैंगिंग बीम और यूडीएल है, तो यूडीएल की वजह से इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो पैराबोलिक हो जाएगा, है ना। तो एंड पर यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो इस तरह का होगा, कैंटिलीवर पोर्शन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी कैंटिलीवर पोर्शन पे नेगेटिव आएगा, है ना। अब इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बीच वाले हिस्से का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ऐसा बताया था। अब ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ना, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर B और A इन सब का रेशियो कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके ना तीन केसेस बन सकते हैं, या तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आ जाए, या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एकदम जस्ट 0 पहुँच जाए, बीच वाले पोर्शन में एकदम मिड पॉइंट पर हो सकता है जस्ट 0 पहुँच जाए और हो सकता है जस्ट नेगेटिव ही रह जाए, ठीक है ना। तो इस तरह के तीन पॉसिबल केसेस बन सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो ये जो तीन पॉसिबल केसेस हैं तीनों नहीं देखने हैं हमको, कौन सा केस देखना है, हमको देखना है कि यहाँ पर जस्ट बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया, और जस्ट बेंडिंग मोमेंट 0 होने के लिए हमको बताना है A/B का रेशियो कितना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ A/B। तो A/B का जो रेशियो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं। सपोर्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ है 2A+B, 2A+B हो गई टोटल लेंथ। टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा W इंटू 2A+B, ये हो जाएगा टोटल लोड। अब टोटल लोड को इन दोनों सपोर्ट्स ने सिमेट्रिकली हैंडल कर रखा है, तो यानी इस टोटल लोड को ये बराबर बराबर रेजिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये रिएक्शन A है RA और ये रिएक्शन B है RB, तो RA और RB दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे और इसके हाफ के बराबर हो जाएंगे। तो RA विल बी इक्वल टू RB इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WA+B/2,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आर ए और आर बी। अब यहाँ पर इस लोकेशन पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होना चाहिए, तो इस लोकेशन पर बेंडिंग मोमेंट इस साइड से देख लेते हैं, किसी भी साइड से देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट देखते हैं, तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी अगले पेज पर लिख लेते हैं। इस यूडीएल की वजह से सबसे पहले देखेंगे, यूडीएल की वजह से कितनी आ रही है, और फिर इस रिएक्शन की वजह से देखेंगे। तो यूडीएल की वजह से कितनी आ रही होगी, बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू, यूडीएल की वजह से कितनी आ रही है, W इंटू दिस लेंथ स्क्वायर बाय 2, ये आ जाती है माइनस साइन के साथ आएगी, क्योंकि ये जो यूडीएल है ना नेगेटिव दे रहा है, तो माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे। फिर आर ए की वजह से आ जाएगी यहाँ पर पॉजिटिव, आर ए ऊपर ले जा रहा है, डब्ल्यू क्या कर रहा था, नीचे ले जा रहा था, तो ये नेगेटिव दे रहा था। आर ए क्या कर रहा है, ये ऊपर ले जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो बीम की डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, तो बीम मुस्कुरा रही है ऐसे करके आर ए की वजह से, और डब्ल्यू की वजह से ये नीचे ले जा रहा था, तो डब्ल्यू की वजह से ऐसे रो रही थी, तो डब्ल्यू की वजह से नेगेटिव और आर ए की वजह से पॉजिटिव। आर ए की वजह से कितनी हो जाएगी, आर ए इंटू बी बाई 2, आर ए की वजह से हो जाएगा प्लस आर ए इंटू बी बाय 2। ठीक है, नाउ माइनस डब्ल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी बाई 2, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर बाय 2, प्लस आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए हमारे पास है डब्ल्यू ए प्लस बी बाई 2, डब्ल्यू ए प्लस बी बाई 2 इंटू बी बाई 2, आर ए की वैल्यू लिख दी, बी बाई 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट जीरो होना चाहिए। ए प्लस बी बाई 2 और ए प्लस बी बाई 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर चला गया। ठीक है, W और W भी कैंसिल आउट हो गए, W और W भी कैंसिल आउट हो गए, 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा लिख लेते हैं, ये बचा माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस बी, बस इतना बचा। ठीक है, तो माइनस ए प्लस बी बाई 2 को इधर पहुंचा दिया, तो माइनस ए प्लस बी बाई 2 को इधर पहुंचाया, तो ये हो गया पॉजिटिव, तो ए प्लस बी बाई 2 विल बी इक्वल टू बी, तो ए के बराबर आ गया बी बाई 2, यानी ए बाई बी आ गया हाफ, ए बाई बी 0.5 के बराबर आ गया, तो ए बाई बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, shear force at the mid span point D in the following beam is, तो यहाँ पर बीच में मिड पॉइंट पर shear force की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो shear force की वैल्यू देखते हैं। shear force की वैल्यू देखने के लिए देखो, या तो हम राइट साइड से देख लें यहाँ पर, सॉरी ये तो लेफ्ट साइड हो गया, या तो हम लेफ्ट साइड से देख लें कि सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस कितना आ रहा है लेफ्ट साइड से, या फिर हम राइट साइड से देख लें सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस कितना आ रहा है। अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो हमको ये वाले रिएक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और अगर हम यहाँ से देखेंगे राइट साइड से तो हमें ये वाले रिएक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो दोनों रिएक्शन की वैल्यू, मतलब इन दोनों में से एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर है रिएक्शन आर ए और यहाँ पर है रिएक्शन आर बी, ठीक है, तो कौन सी वाली कैलकुलेट कर ले, एक काम करते हैं आर बी कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं सॉरी आर ए कैलकुलेट कर लेते हैं। आर ए कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी जीरो कर लेंगे, बी के अबाउट आर ए की वजह से जो मोमेंट आ रहा होगा और इसकी वजह से जो मोमेंट आ रहा है, इन दोनों का समेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, आर ए की वजह से यहाँ पर कितना मोमेंट आ रहा होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पहले तो ये लिख लेते हैं, कर क्या रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, तो सारे के सारे मोमेंट्स ऐड करके बी के अबाउट जीरो कर देंगे। आर ए की वजह से कितना मोमेंट आ रहा है, आर ए इंटू एल बाई 2, ये हो जाएगा आर ए इंटू एल बाई 2। ठीक है, और ये आ रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, प्लस ये वाला जो मोमेंट है इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो ये आ रहा है m मोमेंट, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड दे दिया, लेकिन ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस m इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो यहाँ से मिल गया आर ए इज इक्वल टू 2m बाई एल। आर ए की वैल्यू आ गई है 2m बाई एल, आर ए की वैल्यू आ गई है 2m बाई एल। ठीक है, अब यहाँ से जब शेयर देखेंगे ना, आर ए पता चल गया, अब जब इस लोकेशन पर शेयर देखना है, शेयर फोर्स की वैल्यू देखनी है, तो शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मोमेंट आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन
और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। टू द लेफ्ट देखेंगे तो आर ए दिखाई दे रहा है, आर ए ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ऊपर की तरफ ले जा रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है, तो शियर फोर्स पॉजिटिव हो गया, क्लॉकवाइज दे रहा है तो शियर फोर्स पॉजिटिव हो गया, तो और वैल्यू आ जाएगी सिर्फ आर ए। तो शियर फोर्स एट डी विल बी इक्वल टू प्लस आर ए, और आर ए की वैल्यू हमारे पास प्लस 2m/l। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इधर से अगर निकालते ना तो एक बार को ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर इधर से निकालते तो आर बी की वैल्यू पहले तो निकालनी पड़ती। आर बी की वैल्यू क्या आ जाती, समेशन एफ बाई इक्वल टू 0 करके देख लो। आर ए अगर ऊपर की तरफ 2m/l है ना, तो आर बी नीचे की तरफ 2m/l होगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा और कोई फोर्स है ही नहीं। तो इन्हीं दोनों फोर्सेस का समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अगर ऊपर की तरफ 2m/l है, ये नीचे की तरफ हो जाएगा 2m/l, तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी -2m/l। ठीक है, अब हम यहाँ से सारी की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन करते हैं। तो समेशन किसका करना है, मोमेंट को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन करना है। तो ट्रांसवर्स फोर्स यहाँ पर आ जाएगी, और ये नीचे की तरफ है 2m/l। अब जब ये नीचे की तरफ है ना, तो आप देख सकते हो कि ये क्लॉकवाइज घुमा रही है। जब क्लॉकवाइज घुमा रही है तो इसकी वजह से भी पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी, आरबी की बराबर आ जाएगी। आरबी की जो वैल्यू है क्या है, 2m/l। तो वहां से भी आंसर आ जाएगा आपका सेम 2m/l। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ लोडेड बीम शोन इन द फिगर बिलो इज दैट ऑफ। शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है और एक बीम है जो लोडेड है, पूरी तरह से लोडेड है। लोडेड बीम की वजह से जो शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है ये किसका है, देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम विद आइसोलेटेड सेंट्रल लोड। अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है, इसकी वजह से जो शियर फोर्स डायग्राम आता है वो ऐसा आता है ना। तो ये और ये अलग अलग है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, तो अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, इसकी वजह से जो शियर फोर्स डायग्राम आता है वो ऐसा आता है। शियर फोर्स डायग्राम विल बी लाइक दिस। तो ये और ये अलग अलग हैं, ये भी गलत हो गया। अ कैंटिलीवर विद एन आइसोलेटेड लोड एट द फ्री एंड, अगर कोई हमारे पास कैंटिलीवर है और उसके ऊपर आइसोलेटेड यानी अलग से एकदम पॉइंट लोड फ्री एंड पर लग रहा है P, इसकी वजह से जो शियर फोर्स डायग्राम आ जाता है वो आ जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये और ये अलग हैं, ये भी गलत हो गया। D, अ कैंटिलीवर विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अगर हमारे पास कोई कैंटिलीवर बीम है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, इसकी वजह से हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम आ जाता है वो ऐसा आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स करके दे दिया है, नीचे की तरफ दे दिया है, नीचे की तरफ दे दिया है, तो इसको ऐसे। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी कभी क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन उल्टा भी दिया रहता है, लेकिन भले ही ये नीचे की तरफ दिया है, बीच में तो प्लस लिखा है। वैसे हम ना प्लस को कहाँ बनाते हैं, ऊपर की तरफ बनाते हैं, इन्होंने बस क्या किया, प्लस को नीचे की तरफ बना दिया। तो है आंसर यही है ना, लेकिन उन्होंने उसको रिवर्स करके दे दिया, नीचे की तरफ दे दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच केस द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी ऑफ ट्राइंगुलर शेप, ये तो अभी देखा था। ट्राइंगुलर शेप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कब बनेगा, अरे ये तो शियर फोर्स डायग्राम देखा था, सॉरी, अभी हमें देखना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो ट्राइंगुलर शेप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कब बनेगा, कैंटिलीवर विद फ्री एंड सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। हमारे पास कैंटिलीवर है, फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली कहना चाह रहे हैं मोमेंट लग रहा है, चलो यहाँ पर मोमेंट लगा दिया। तो यहाँ पर ना पूरी बीम में कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट होगा, यहाँ पर देखोगे तब भी उतना ही मोमेंट आएगा, यहाँ पर देखोगे तब भी उतना ही आएगा। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो तो रेक्टेंगुलर बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अ कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हमारे पास कैंटिलीवर है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो तो ऐसा हो जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम इस तरह का हो जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चंस में ना मैं इतनी जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, ऐसे तेज़ी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे केसेस ना एक तरह से स्टैंडर्ड केस हैं, ये आपको याद होने ही होने चाहिए। और इनको हम ना क्लासरूम्स में डिस्कस या तो कर चुके होंगे जब भी क्लासरूम होगी, या फिर करने वाले होंगे, है ना। तो आप क्लासरूम देखोगे तो इन सब का डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। बस ये है कि ये सारे के सारे केसेस ना आपको इस तरह से याद होने चाहिए कि एग्ज़ाम में जब आप जाओ ना तो इनको ना बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आप बस देखो
और आपके पास आ जाए दिमाग में, मतलब कैंटिलीवर बीम देखी, यूडीएल देखा, अपने आप ही आपके दिमाग में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये छप जाना चाहिए, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके लिए, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। कैंटिलीवर कैरिंग कंसंट्रेटेड लोड एट इट्स फिक्स्ड फ्री एंड, ठीक है। तो हमारे पास कैंटिलीवर है, फ्री एंड पर कंसंट्रेटेड लोड है, इसके लिए हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा रेक्टेंगुलर, शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा रेक्टेंगुलर, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा स्ट्रेट लाइन ट्रायंगुलर, ये आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये वाला जो कर्व था ना, ये 2 डिग्री था, पैराबोला था, लेकिन यहाँ पर ये लीनियर आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा, ये ट्रायंगुलर लोड आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला भी देख लेते हैं, कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स लेंथ, ये तो वही हो गया। अच्छा, कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू, अकेला यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया है, यहाँ पर दिया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स लेंथ, ठीक है तो दोनों सेम ही चीज। खैर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, ये वाला, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W इन किलोन्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग ओवर द एंटायर लेंथ। देखो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है W इंटेंसिटी है किलोन्यूटन पर मीटर, ये एंटायर लेंथ ऑफ 3 मीटर, पूरी 3 मीटर लेंथ पर एक्ट कर रहा है। तो यानी हमारी जो बीम है, बीम की लेंथ दी है 3 मीटर की लेंथ है, उसके ऊपर पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर ये यूडीएल लग रहा है अलोंग कैंटिलीवर बीम। अब ये भी बता दिया कि बीम कैसी है, तो बीम हमारी कैंटिलीवर बीम है, और इसके ऊपर पूरी की पूरी बीम के ऊपर लोड लग रहा है कितना, लोड की वैल्यू दी है W किलोन्यूटन पर मीटर, ये हो गया कैपिटल W किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। इफ द शियर फोर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द कैंटिलीवर इज 6 किलोन्यूटन, तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू दे दी है, यहाँ पर शियर फोर्स इज इक्वल टू 3 है ना, कहाँ है 6 किलोन्यूटन है, शियर फोर्स है 6 किलोन्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, तो W की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपको यहाँ पर शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे शियर फोर्स कैलकुलेट, सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर टू द राइट ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। लेफ्ट ऑफ द सेक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट भी आ जाएगा, ठीक है, इसको रहने देते हैं, यहाँ पर टू द राइट कर देते हैं। तो टू द राइट ऑफ द सेक्शन अगर आप सारी की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस का सम करोगे, सारी की सारी ट्रांसवर्स फोर्स को ऐड करोगे, तो क्या आ जाएगा, इतना पूरा का पूरा लोड आपको ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड दिस एंटायर अमाउंट ऑफ लोड। तो इस पूरे लोड को ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, W इनटू, देखो लोड की इंटेंसिटी इनटू कितनी लेंथ पर ये लग रहा है वो आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका शियर फोर्स एट दिस, तो शियर फोर्स आ जाएगा W इनटू दिस लेंथ, और ये वाली लेंथ है L/2 और ये है L/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर लग रहा है, तो W इनटू L/2 आ गया शियर फोर्स। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शियर फोर्स की वैल्यू है 6 किलोन्यूटन, क्वेश्चन में दिया हुआ है शियर फोर्स की वैल्यू है 6 किलोन्यूटन, W कैलकुलेट करना है, लेंथ भी दी हुई है, लेंथ कितनी दी है 3 मीटर, सो W इंटू 3/2 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो 3 से ये कैंसिल आ गया, ये 2 आ गया, W इज इक्वल टू 4 किलोन्यूटन पर मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 4, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आ गया है 4, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया ये, और ये सारी के सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए, ये वाली DPP कंप्लीट। मिलते हैं फिर अगले DPP डिस्कशन में, बाय बाय, टेक केयर।